हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2022 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें जो शिफ्ट 4 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? कौन सा समूह है जिसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो आर एच व्हिटेकर वैज्ञानिक थे। उन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी। उन्होंने कौन से समूह में बांटे थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया समूह में बांटा था। जो मोनेरा जगत है उसमें किसको शामिल किया गया था? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव है उनको शामिल किया गया। फंजाई में कवकों को, प्लांटी में पादपों को और एनिमेलिया में किसको शामिल किया गया था? जानवरों को शामिल किया गया था। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किस में शामिल किया गया था? प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया था। तो प्रोटिस्टा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात एक विकसित और परिपक्व अंडाशय है उसको क्या कहते हैं? निश्चित और परिपक्व अंडाशय होता है उसको क्या बोला जाता है? फल कहा जाता है। तो फल इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें होती है। ये पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी प्रेजेंस में किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया होती है, यानी इसमें क्या शामिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो जल के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करती है? ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करती है। तो इसमें क्या आवश्यक होता है? एक तो सूर्य का प्रकाश, और जो पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक हो गया? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 चीजें प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो तो क्या होती है? रिलीज होती है इसमें, ना कि इसमें आवश्यक होती है। तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में जो विघटन होता है, जो पायरुविक अम्ल या पायरुवेट बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन 2 तरह का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का ग्लूकोज, वो किस में टूटता है? पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में टूटता है। ये 3 कार्बन का होता है। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना या पायरुविक अम्ल का बनना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये पायरुवेट है, ये किस में टूटता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा एथेनॉल का निर्माण होता है, एथिल एल्कोहल होता है, उसका निर्माण होता है। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। तो इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा भी रिलीज होती है। तो आपको आंसर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? गोल्जी उपकरण है, ये कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका होती है, उस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग के रूप में पाया जाता है। तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले जो गोल्जी उपकरण है उसकी खोज की थी। तो कैमिलो गोल्जी इसका आंसर हो जाएगा। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये किसका निर्माण करता है? एक तो लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसके अलावा जो शुक्राणु का एक्रोसोम भाग होता है उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा बेकर्स बॉडी है, वो भी किसको कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। और ल्यूवियन होकर इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आपका आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्टुसिस भी कहा जाता है। तो पर्टुसिस आपको अगर नाम ध्यान में है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोर्डिटेला पर्टुसिस इसका आंसर हो जाएगा। बोर्डिटेला पर्टुसिस क्या है? एक रोग कारक है जिसके द्वारा क्या होती है? काली खांसी नामक रोग होता है। काली खांसी की रोग के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है।
डीपीटी का टीका, ये एक ट्रिपल वैक्सीन है, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और जो टिटेनस होता है, इन तीनों में किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो कुकर खांसी, इसको और काली खांसी को और क्या कहा जाता है? कुकर खांसी भी कहा जाता है। जो 100 डेज की खांसी है, ये भी किसी को कहा जाता है? काली खांसी को ही कहा जाता है। तो बारडीटेला पर्टुसिस इसका आंसर हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये किसका रोग कारक है? जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है उसका रोग कारक का नाम है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये डिप्थीरिया को रोग कारक, और निसेरिया गोनेरियाई, ये गोनेरिया रोग होता है उसका रोग कारक है। जो काली खांसी होती है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां हैं वो एपोक्राइन और एक्राइन, यानी दोनों प्रकार की होती है। तो ए और सी दोनों इसका आंसर माना गया है आपका, ए और सी। एपोक्राइन और एक्राइन ग्रंथियां हैं, ये श्वेत ग्रंथियां हैं जो पसीना रिलीज करती हैं। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग है, ये तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से। और रिकेट्स रोग है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी है वो हम सूर्य की किरणों से, यानी सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त करते हैं, इसलिए विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये किस में होता है? बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और जो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेसिया भी कहा जाता है। ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियोमलेसिया। तो ये तो किस में होता है? वयस्कों में होता है, और बच्चों में होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन है वो किस में होता है? हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में जो कोशिकाएं होती है उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, और विभाजन के कारण इनमें उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उनको क्या बोलते हैं? बड या मुकुल कहा जाता है। तो ये बड है, ये मुकुल है, ये अलग होकर अलग जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। तो ये हाइड्रा इसका आंसर होगा। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? अंडाशय में तो अंडाणु के परिपक्वन को, और वृषण में शुक्राणुओं के परिपक्वन को कौन कंट्रोल करता है? एफएसएच हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये एफएसएच हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? यौन संचारित रोग वो होते हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है? एसटीडी रोग भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? गोनेरिया रोग है, ये एक यौन संचारित रोग है जो किसके माध्यम से होता है? निसेरियाई गोनेरियाई जो रोग कारक है उसके द्वारा होता है। खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से खरीफ की फसल का उदाहरण, खरीफ की फसल है, इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? आपके 3 अक्षर आ रहे हैं। और बाजरा होता है, इसमें भी कितने अक्षर आते हैं? 3 अक्षर आते हैं। तो बाजरे के साथ और कौन सी फसलें बोई जाती हैं? बाजरे के साथ मक्का हो गया, मूंगफली हो गई। तो ये किसके एग्जाम्पल? आपके खरीफ की फसल के एग्जाम्पल है। तो मक्का इसका आंसर होगा। चना, मटर, अलसी, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है इनको। एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दोगुना और क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब है वो प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा? प्रारंभिक दाब का। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब P बराबर बल F बटे क्षेत्र A। तो ये किसका फॉर्मूला है? दाब का। आपको 2 कंडीशन दे रखी है। पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में दाब क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा, बल है वो क्या हो जाएगा? F1, और ए क्षेत्र क्या है? A1 हो जाएगा। तो ये मान है तीनों इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो P1 बराबर F1 बटे A1। तो ये तो क्या है? पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि बल को दुगुना कर दें। बल F है, इसको
2f कर दिया, यानी दोगुना कर दिया, और क्षेत्र को आधा कर दिया, क्षेत्र a है इसको आधा कर दिया, तो ये मान आप फॉर्मूले में रखेंगे तो P2 का मान कितना आ जाएगा 2f बटे a बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो P2 जो दाब है दूसरा उसका मान कितना आ गया 4f, जो किसके 4f बटे a, यानी किस जो प्रारंभिक दाब दे रखा है आपको उसका कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा है वो ठंडा हो जाएगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूछा है। तो लकड़ी की चम्मच जो धातुएं होती हैं वो तो ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं, जो लकड़ी है ये ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए लकड़ी में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो लकड़ी की चम्मच है उसको आइसक्रीम की जो ठंडी आइसक्रीम है उसके प्याले में डुबो दिया तो उसका दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा, तो डी इसका आंसर होगा कि वो ठंडा है वो नहीं होता, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं, उसमें सीधे ही तो दिखाई देते हैं, तो जो सीधा होता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, और जो हम जितनी दूरी पर खड़े हुए हैं वो प्रतिबिंब उतनी पीछे हमें दिखाई देता है, तो दर्पण के पीछे दिखाई देगा, और साइज के बराबर का जितना हमने बिंब लिया है उतनी साइज का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये वस्तु है, ये आपका बिंब हो गया, तो ये आपतित किरणें, आपतित किरणें दर्पण पर आएंगी और यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। तो जो परावर्तित किरणें वो हमें ऐसी लगती हैं कि वो पीछे से आ रही हैं, पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो पीछे से आ रही है, लेकिन वो यहाँ से आकर परावर्तित हुई थी। जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनेगा, आपके दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है, यानी वो पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आभास से ऐसा हो रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, दर्पण के पीछे बनेगा और बिंब के साइज के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं वो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बी इसका आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वयता सीमा होती है, जो सर्वयता आवृत्ति है उसको सर्वय ध्वनि होती है, जिसको मनुष्य सुनते हैं उसकी आवृत्ति का मान कितना होता है। तो सर्वय ध्वनि के लिए आवृत्ति का मान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। जो अपसर्व्य होती है उनका मान कितना होता है, 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। और तीसरी होती है परासर्व्य तरंगे, तो परासर्व्य तरंगे है उनका मान 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सर्वय ध्वनि तरंगों का पूछा गया था, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी है क्या, एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। डी इसका आंसर होगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। विद्युत सेल परिवर्तित करता है, विद्युत सेल है वो किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सी इसका आंसर होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह हैं। जो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये ग्रहों का क्रम है। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच में होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आपको क्रम पूछा गया था, तो सबसे पहले सूर्य के निकट कौन सा है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम उसको क्या बोलते हैं, चावल की सूखी डंडियां उससे चावल को अलग करना है तो वो किसके माध्यम से करते हैं, जो थ्रेसर वगैरह होते हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, थ्रेसिंग। समुद्री जल से साधारण नमक बनाने में प्रयुक्त एक पद कौन सा है, यानी साधारण नमक है वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। तो समुद्री जल होता है उसमें छोटी छोटी ये क्यारियां आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, तो छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं, उसमें जल इकट्ठा कर लेते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश है वो उस पर पड़ता है तो गर्मी से ये वाष्पीकृत हो जाता है, जल तो वाष्पीकृत हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, इन क्यारियों में नमक बच जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, वाष्पन विधि या वाष्पीकरण विधि कहा जाता है। तो सी इसका आंसर होगा, क्यारियां बनाकर किया जाता है इसको।
चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले जो केलामाइन विलयन है उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? जिंक कार्बोनेट रासायनिक पदार्थ होता है केलामाइन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnCO3। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है कि Zn जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। जो केलामाइन विलयन होता है इसके अलावा आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है उससे भी जलन को कम किया जा सकता है। यहाँ पर केलामाइन पूछा गया था कि केलामाइन में कौन सा रसायन होता है, तो जिंक कार्बोनेट रसायन होता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड, अम्ल वर्षा होती है उसमें कौन से ऑक्साइड उत्तरदायी माने जाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, वाहनों से जो हानिकारक गैसें निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, SO2 NO2, ये वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है, ये हानिकारक गैसें निकल रही हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है उससे क्रिया करके क्या बनाती है? एसिड बनाती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड बना लिया। तो ये एसिड है, जब वर्षा होती है तो ये एसिड इसमें वर्षा के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसके लिए कौन से ऑक्साइड उत्तरदायी माने जाते हैं? SO2 और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो SO2 इसका आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है जिनको पिघलाकर हम नया आकार नहीं बना सकते, नया आकार में नहीं डाल सकते, वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकेलाइट और मेलामाइन है वो इसका आंसर होगा। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, उनको हम पिघलाकर नए आकार बना सकते हैं उनसे। तो उनके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन, PVC है, ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान है वो किसमें मापा जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान है वो सबसे ज्यादा होता है, ये अत्यधिक दहनशील होता है। तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा।